Hello friends, in the last lecture we have discussed about the changing profile of Indian banking structure. Basically in that lecture we were supposed to discuss that what the Indian banking structure or industry was earlier and what it at present. This video lecture will be in continuation with respect to my previous lecture itself. The topic will remain same, the changing profile of Indian banking industry. But in the previous we have discussed about the evolution of Indian financial system. That basically in that we have discussed that what was the banking earlier and we have discussed till the universal banking. In today's lecture, we will discuss about the Indian financial system. Basically, we will try to highlight about the whole structure of Indian financial system, which is being divided into financial institutions, financial market, financial instruments, and financial services. We will take up in deep but a very quick view about the structure about the Indian financial system. इसी फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा और बड़ा या फिर और बढ़िया रूप में आप ये देखिए, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जब हमने कहा ना फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पूरे देश भर का पैसा कौन इशू करता है, कौन मैनेज करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको मिलता है और फिर वो कहां कहां जाता है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है। और आप देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के नीचे थोड़ा सा लिखा है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, स्टैट्यूज हैं जो इस फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सुनिए, रेगुलेटरी से पहले फाइनेंशियल सिस्टम को जो हमने बांटा है वो 5 विभाग में बांटा है। इसमें 5 दिख रहा, इसमें आपको 4 दिख रहा है लेकिन दूसरी साइड में 5 दिखेगा। पहले हमने कहा मार्केट, फिर हमने कहा इंस्टीट्यूशन, फिर हमने कहा इंस्ट्रूमेंट और फिर हमने कहा सर्विसेज। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में देखिए, सिस्टम मतलब बिकता वही है जो जरूरत होती है। तो पहले जरूरत होती है और जरूरत ही बिकेगी और जरूरत बिकेगी मार्केट में, इसीलिए पहला आया मार्केट कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। इस फाइनेंशियल मार्केट के अंडर कौन कौन सी प्लेयर, ये मतलब इसको कौन चलाएगा, इसको चलाने वाला हो गया इंस्टीट्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं प्लेयर, संस्थान। और चलाएंगी कैसे? अपने औजारों से, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ वो कुछ सर्विसेज भी देंगी, वो है सर्विसेज। इसका एक और ये और आपका 5वां जो हमने कहा था फॉरेक्स मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग एक तरह से इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट 2 फॉर्म में कहते हैं। मतलब कि वो मार्केट जो बिजनेस हाउसेस को पैसा देगा, और बिजनेस हाउस को पैसे की जो जरूरत होती है वो 2 तरह की होती है। एक पैसा चाहिए उसको शॉर्ट टर्म के लिए और एक चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम की जरूरत है और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा की जरूरत है। तो इस मार्केट ने 2 तरह की संस्थाओं को एस्टैब्लिश किया, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। ज्यादा डिटेल में हम नहीं बोलेंगे इसके बारे में, लेकिन ये ऐसी मार्केट है जहां पर लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलता है। इनके फर्दर डिविजन हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्यों कहा? ऑर्गेनाइज इसलिए कहा कि अगर वो किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आए, मतलब अगर बैंक पैसा देगा तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, लेकिन एक महाजन और साहूकार देगा तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, और दोनों जगह से ही पैसा आ रहा है। अब इस मार्केट के अंडर जो आएगा
वो है हमारा इंस्टीट्यूशन, प्लेयर। और प्लेयर देखिए आप, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव, ये 3 संस्था हमने रखी है। बैंक एंड नॉन बैंक मतलब वो संस्थाएं जो बैंक का काम कर रही हैं, बैंक मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन लेंगी, शॉर्ट टर्म लोन देंगी, और नॉन बैंक मतलब जो लॉन्ग टर्म में भी डील करेंगी। इसमें ज्यादा डिटेल में आपको डिस्कस करने का नहीं है क्योंकि नॉन कॉमर्स के बहुत है। और यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे आप किसी गारमेंट शॉप पे जाएंगे तो गारमेंट शॉप वाला ड्रेस को सेल करेगा, ट्राउजर्स होंगी, शर्ट्स होंगी, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही एक बैंक में, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं ना, जिसे कहें सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वही इंस्ट्रूमेंट और प्लस इन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ मतलब इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो पैसा देती हैं। कुछ सर्विसेज भी हैं जो बैंक देती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। अब ये सर्विसेज हमारे बीएफआई, नॉन बीएफआई मतलब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, कोऑपरेटिव, ये सब देंगे। इसमें ये नाम लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस पर। मतलब बैंक क्या क्या काम करता है, वेंचर कैपिटल मतलब नए उद्योग, खतरनाक उद्योग, रिस्की उद्योग, रिस्की बिजनेस को पैसा देना। मर्चेंट बैंकिंग मतलब जो संस्था शेयर्स के जरिए मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, उन संस्थाओं को जो शेयर फ्लोट करने में, शेयर से पैसा जनरेट करने में मदद करे, वो हो गया मर्चेंट बैंकिंग। हायर परचेज, महंगा सामान है, खरीद सकते नहीं, इंस्टॉलमेंट में खरीदिए, बैंक के पास जाइए। मतलब रिस्की बिजनेस के लिए पैसा लेना है, वेंचर कैपिटल, बैंक के पास जाइए। शेयर के जरिए पैसा उठाना है, बैंक के पास जाइए। कार खरीदनी है इंस्टॉलमेंट पे, उसको हम लोग हायर परचेज कहते हैं, बैंक के पास जाइए। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग को अगर हम लोग लेमैन टर्म्स में कहें, इसको कहते हैं वसूली। कि जहां जहां पैसा एक बिजनेसमैन का फंस गया है, उस पैसे की रिकवरी करना, दैट इज नोन एज फैक्टरिंग। और ये पूरे पूरे अपने आप में संस्थान है आजकल। जैसे आपका बीएसएनएल हो गया, अगर उनकी बैलेंस शीट आप देखें तो करोड़ों रुपए का उनके पास डेट्स है। डेट्स मतलब डेटर्स है, मतलब कि लोगों ने पैसा नहीं दिया है। करोड़ों रुपए में से अगर लाखों भी मिल जाएं तो कंपनी को फायदा होगा। तो कंपनी क्या करती है कि बैंक की जो सर्विस है फैक्टरिंग, उनको इनवाइट करती है और कहती है ये करोड़ रुपए हमारे इतने हजारों और लाखों लोगों के पास फंसे हैं, इनकी रिकवरी करिए। और रिकवरी के कई तरीके हैं। पहले फोन कॉल करना, नहीं पैसा आया, लीगल नोटिस देना, नहीं पैसा आया, अपने आदमी टाई कोट पहनकर घर पे भेज देना, थोड़ा बेइज्जत करना, नहीं पैसा आया, और उसके बाद मसल पावर से पैसा रिकवर करना। ये सारे काम फैक्टरिंग में आते हैं। नेक्स्ट लिखा है सर्विस बैंक का इंश्योरेंस। यही बैंक का इंश्योरेंस वही है जो हमने अभी आपको बताया कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी बैंकिंग फ्लोर पे मिले। अगर एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बैंकिंग फ्लोर पे मिल रहा है तो वो बैंक का इंश्योरेंस में आ जाता है कि बैंक का इंश्योरेंस। हाउसिंग फाइनेंस, मकान खरीदना है तो बैंक। क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटरी, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो बैंक। मतलब बोलने का हमारा ये है कि ये सारी हमारी जो सर्विसेज हैं, ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग ये मिलके देते हैं। मतलब आप ये देखिए, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जो हम लोगों का डिस्कशन वाला पार्ट है वो ये है बैंक, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप ये देखिए, हम मतलब हमारा जो ये कहना था ना कि बैंक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बैंक आता कहाँ है, वो यहाँ से आता है कि पूरा सिस्टम ये है
और इस सिस्टम का सूत्रधार जो हमारा आता है बैंक। ये जो अभी हमने नाम लिया था ना रेगुलेटरी बॉडीज, उन्हीं पर हम फिर से दिखा रहे हैं आपको कि एक बैंक और एक नॉन बैंक, या फिर कहें पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या एक्ट हैं जिनके जरिए ये संस्थान चलती हैं। मतलब हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि बैंक मतलब आरबीआई का नियम, बैंक मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बस यहीं पे आगे फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बैंक बड़े ही प्रेशर में काम करती है। पहला प्रेशर हम आपको बता दें, मतलब आप देखिएगा कि किस प्रेशर में वो लोग काम करते हैं। पहला प्रेशर कि एक नॉर्मल कस्टमर आता है, अपना पैसा डिपॉजिट करता है और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि ये पैसा हमारा बैंक में सेफ रहे और सेफ्टी के साथ साथ थोड़े समय के बाद हमको इसका इंटरेस्ट भी मिले। ठीक, अब उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को बैंक को पूरा करना है, तो बैंक क्या करेगा कि जो भी वो कस्टमर मान लीजिए 1 लाख रुपए लाया था, उसका 1 लाख रुपए बैंक इन्वेस्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर देगा और यही पैसा और यही कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात, बैंक एक बिजनेस हाउस है, कंट्रोल हो रही आरबीआई से, तो आरबीआई को भी गारंटी रखनी होगी कि बैंक ठीक से काम करे। तो जो भी पैसा आपके डिपॉजिट में आएगा एक बैंक के पास, बैंक को उसमें से एक थोड़ा सा पैसा, जिसको लोग टेक्निकली सीआरआर कहते हैं, वो पैसा आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। मतलब मान लीजिए 5% है, मतलब 1 लाख डिपॉजिट आया तो 1 लाख में से 5,000 रुपए आरबीआई के पास जमा हो गए। दूसरा आरबीआई नियम कहता है कि भाई ऐसा है, थोड़ा बहुत पैसा आप जो है अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखिए, क्योंकि कस्टमर कभी भी विड्रॉ करने आ सकता है। तो मान लीजिए हम ये कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म को हम लोग एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब हम बता रहे हैं ऐसे ही आपको। और मान लीजिए ये हमारा है एक तरह से 25%, कि 25% आपको लिक्विड रखना है। तो मतलब कि 25,000 लिक्विड रखें, 5,000 आरबीआई के पास रखें, ये हिसाब हो गया 30,000। तो 30,000 तो आपको रेगुलेटरी बॉडी की बात माननी है। अब 70,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन 70,000 आप कैसे करेंगे इन्वेस्ट? आप भी अपने एम्प्लॉइज हैं, प्रॉपर्टी है, लाइट है, एसी है, सब चल रहा है, तो 10,000 रुपए और काट लीजिए आप अपने खर्चे के लिए। मतलब ये हो गया 30,000 का डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एसएलआर, 10,000 रुपए का एक्सपेंडिचर, बचा 60,000। अब 60,000 रुपए बैंक इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 60,000 रुपए को ऐसे इन्वेस्ट करना है कि इंटरेस्ट देना है 1 लाख पर। अपने आप में प्रॉब्लम, प्रेशर आ गया। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, हम अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, कस्टमर डिपॉजिट करता है 1 लाख, 30,000 रुपए चले गए मैंडेटरी रेगुलेटरी बॉडीज के तरीके उनकी बात मानने में, 10,000 रुपए अपने खर्चे में चले गए और 60,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है, और 60,000 रुपए इन्वेस्ट ऐसे करना है कि हमको इंटरेस्ट देना 1 लाख पर, तभी बैंक का इंटरेस्ट कम होता है। मतलब ये पहला प्रेशर। दूसरा प्रेशर कि बैंक को रन करने के लिए कितने सारे अधिनियम, कितने सारे एक्ट हैं और कितनी रेगुलेटरी बॉडीज बैठी हैं। मतलब आपको हम गिनती गिना दें, ये 4, 4, 8, 4, 12 तो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन 12 एक बड़े बड़े लोगों का हमने नाम लिया है। लेकिन इसके अलावा बहुत से हैं। हमने कहा आरबीआई के नियम मानना ही मानना एक बैंक को है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्टेट बैंक, ये जो एक बैंक है, लेकिन इस बैंक इतना बड़ा बैंक है कि अपना उसका एक एक्ट है, वो किसी भी आरबीआई एक्ट से गवर्न नहीं होता है। मतलब हमारा ये बोलने का मतलब है कि आरबीआई की बात नहीं मानेगा, लेकिन आरबीआई की बात वो वहां तक मानेगा जहां मानने वाली होगी। आरबीआई इसको प्रेशर नहीं दे सकता, क्योंकि इनका अपना एक्ट है। अगर आरबीआई की बात कोई
माननी होगी तो पहले आरबीआई के जो चेंजेस आएंगे वो इनको अपने एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने होंगे। इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो एसबीआई उसको लागू करेगा। एसबीआई हमारे वहां का सबसे बड़ा बैंकिंग एम्पायर है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट ऑफ आरबीआई भी कहते हैं, कि जहां जहां आरबीआई की ब्रांचेस नहीं है वहां स्टेट बैंक ही आरबीआई का रोल अदा करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करेंगे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में जो नियम चलेंगे वो आरबीआई के नियम या बैंकिंग रेगुलेशन के नहीं होंगे, उनका अपना एक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट कहता है कि 2000 यूएसडी, 2000 फॉरेन करेंसी से ज्यादा एक इंडिविजुअल अपने पास रख नहीं सकता। 2000 से ज्यादा होगा तो उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स होते हैं, जिनको हम लोग नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं, उन फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है तो 1999 का एक्ट आ गया। बैंकिंग ऑब्डमन स्कीम मींस ये भी एक एक्ट में आ गया कि जहां पर कस्टमर के कुछ राइट्स होते हैं, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन सर्विसेज, मतलब बैंक प्रॉपर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा है तो ये ऑब्डमन में जाकर आप कंप्लेन कर दीजिए, आपके राइट्स रिजर्व हो जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मतलब जो कंज्यूमर हो गया वो हमारा, पहले तो हम लोग ये फूड वगैरह में लाते थे, लेकिन अब सर्विसेज में भी आ गया है कि जो कस्टमर है वो हमारा कंज्यूमर है। डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट। मतलब जितना भी पैसा आपका बैंक में रखा है वो सब इंश्योर्ड होता है, लेकिन इंश्योरेंस जो मैक्सिमम है, करंट वैल्यू उसकी 5 लाख है, कि अगर बैंक कोई नुकसान में जाती है या बैंक दिवालिया हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो जितना भी पैसा आपका, ये करोड़ों रुपए बैंक में होगा, लेकिन बैंक से जो मैक्सिमम कंपनसेशन मिलेगा वो 5 लाख रुपए का मिलेगा। तो ये एक्ट है, तो ये भी बैंक को देखना है। देन ये SARFAESI एक्ट, पूरा फॉर्म इसका होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। मतलब कितना बड़ा नाम तो छोड़िए आप, इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा बिजनेस हाउसेज में या बैंक में कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की परिभाषा में लाते हैं। और जो सिक्योरिटाइजेशन होता है, ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट करने में हेल्प देता है। मतलब कि हम तो या तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम बेच दें या उनको रेंट आउट कर दें। तो ये सन 2002 में एक्ट आया, तो जो प्रॉपर्टीज हमारी फंसी हुई हैं, डिस्प्यूटेड हैं, उनके एवज में हम लोग शेयर्स और बॉन्ड और डिबेंचर मार्केट में निकाल दें, तो एक तरह से देखा जाए नॉन लिक्विड मनी लिक्विड मनी में कन्वर्ट हो गया। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 हमारे वीकर सेक्शन के लिए, जो कई जगहों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस या कार्यवाही को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए लोक अदालत दिया गया। तो वीकर सेक्शन अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डिस्प्यूट्स को इन लोक अदालत में जाकर वो ओवरकम कर सकता है। साइबर क्राइम, ई बैंकिंग आ गया, तो साइबर क्राइम आ गया, साइबर क्राइम आ गया तो उसके लिए भी एक्ट बना दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के जो रिकॉर्ड है, बैंक के जो रिकॉर्ड मतलब उसका लेजर, उसकी पासबुक, ये अपने आप में लीगल रिकॉर्ड है। मतलब बैंक की अगर
बैंक की पासबुक, अपना माइक ऑफ कीजिए। बैंक की पासबुक अगर आप कहीं पर प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप में वो लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 से कहा जा रहा है। फिर बहुत सारे एक्ट और आ गए जिनको हम लिख नहीं पाए इस पे, लाइक आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हमारा हवाला केस वाला जो पैसा होता है, उस ब्लैक मनी को रोकने के लिए आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट मतलब उधार, लेंडर्स लायबिलिटी। तो ऐसे मतलब हमारा हम सिर्फ इतना यहां पे कहना चाहते हैं कि एक बैंक को रन करने के लिए सिर्फ एक एक्ट की जरूरत नहीं है, ये सारे एक्ट उपयोगी होते हैं और मददगार होते हैं, और बैंक को इन सारे एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी बैंकिंग कंपनीज को रन करना पड़ता है। ये दूसरा प्रेशर। तो पहला प्रेशर कि पैसा डिपॉजिट हुआ लेकिन इन्वेस्ट कम हुआ, दूसरा प्रेशर कि सारे लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए। So I hope at the last I would like to say that you must be aware about that how the structure of Indian finance system has been divided into 4 parts: institutions, market, instrument, and services. And along with that, we have also tried to make an effort to discuss about the various regulatory bodies and the various acts which are governing the proper functioning of Indian banking industry. This is the second video about the changing profile of Indian banking industry. There will be one more video where we will discuss, the third video we can say, we will discuss about the various types of banks that we are having in our Indian market. Thank you all of you.